गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में आज की कक्षा में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे जो परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन पद्धतियां हैं कि किन किन अध्ययन पद्धतियों के माध्यम से परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में इन पद्धतियों के माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनका हम क्रमशः अध्ययन करेंगे, एक एक करके उसको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, ऑब्जर्वेशनल मेथड। विभिन्न मेथडों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। इस पद्धति में क्या किया जाता है कि जो भी अध्ययन करता है, जो अनुसंधान करता है या जो शोधार्थी है, वो अपनी मानवीय इंद्रियों की सहायता से जो विभिन्न तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, तथ्यों का निकटता से अध्ययन करते हैं। अपनी सभी इंद्रियों की सहायता से अपने मन मस्तिष्क में उसका विश्लेषण करते हुए एक प्रकार से तथ्यों में निकटता से एक प्रकार से अध्ययन किए जाते हैं। और ये वास्तविक रूप से जो पर्यवेक्षणात्मक पद्धति है मूल रूप से प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता था, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इनमें इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। लेकिन वास्तविकता पर आधारित होने के कारण, क्योंकि इसका जो डिसीजन लिया जाता है, इसका जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल फैक्ट मिलता है, यथार्थ पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है। इसलिए इस वास्तविकता पर आधारित होने के कारण वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान में भी इस पद्धति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। आप देखेंगे कि जो हमारे राजनीति विज्ञानी हैं वो भी इस पद्धति को हमारे राजनीति विज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। लॉवेल ने राजनीति विज्ञान में इसकी उपयोगिता बताते हुए कहा कि राजनीति पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक नहीं है। राजनीतिक संस्थाओं की वास्तविक कार्यविधि की प्रयोगशाला पुस्तकालय नहीं, वरन राजनीतिक जीवन से संबंधित बाहरी विश्व है। ठीक है, मतलब ये बताते हैं कि राजनीति है वो पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है, इसमें विभिन्न तथ्यों को निकटता से अध्ययन किया जाता है। अब प्रयोग जिस प्रकार से करते हैं अन्य विज्ञानों की तरह, ऐसा यहाँ संभव नहीं है। राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं उनकी जो वास्तविक कार्यविधि की जो प्रयोगशाला है वो पुस्तकालय नहीं है कि एक जगह बैठकर आप वो काम कर सको, नहीं, बल्कि जो हमारा राजनीतिक जीवन है और उससे संबंधित जो हमारा बाहरी विश्व है यही इसमें अध्ययन किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति सबसे महत्वपूर्ण है। इस पद्धति का जेम्स ब्राइस ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। जेम्स ब्राइस हमारे राजनीतिक चिंतक हैं, इन्होंने इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। उन्होंने अपना जो महानतम जो ग्रंथ है अमेरिकन कॉमनवेल्थ, अमेरिकी संघ जिसको कहा जाता है हिंदी में, और मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इनकी दो महत्वपूर्ण रचना है, उसमें दोनों में इस पद्धति का उन्होंने समावेश किया है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट्स ऑफ लॉज की रचना इसी पद्धति के आधार पर की। और जो वेब दंपति, जिसमें अपन सिडनी वेब और बेट्रिस वेब ने जब रूस का भ्रमण किया और रूसी राजनीति, प्रशासन और आर्थिक संगठन पर प्रत्यक्ष रूप से देखकर सोवियत कम्युनिज्म की रचना की थी, उसमें भी इस प्रकार की पद्धति को समावेश किया। इसी प्रकार से जॉन गंथर ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप के विभिन्न देशों का भ्रमण करके इनसाइड एशिया, इनसाइड अफ्रीका और इनसाइड यूरोप जो पुस्तकें लिखी, उसमें भी अपने पर्यवेक्षणात्मक अनुभवों का लेखबद्ध किया। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में इस पद्धति का ज़बरदस्त तरीके से व्यापक प्रयोग किया गया। ठीक है, इस पद्धति का विशेष गुण ये है कि स्वयं के पर्यवेक्षण और चिंतन पर निर्भर होने के कारण ये सत्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम साधन के रूप में कार्य करती है। ध्यान रखना, स्वयं के पर्यवेक्षण और चिंतन पर निर्भर होने के कारण सत्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम साधन के रूप में कार्य करती हैं। इस पद्धति के आधार पर किए जाने वाले अध्ययन वास्तविकता से सीधा संबंध होता है, उसमें किसी प्रकार के आदर्श या कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है। इसके ऊपर भावशून्य और सिद्धांतवादी होने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। क्या क्या सीमाएं देखते हैं हम। अपनी समस्त उपयोगिता के बावजूद इस पद्धति के बहुत अधिक सीमित क्षेत्र में अपनाया जा सकता है। पहली कौन कौन सी, विभिन्न देशों में स्वयं जाकर अध्ययन करने का अवसर सभी राजनीति अध्ययनकर्ताओं को नहीं मिलता, वरन विशेष साधन संपन्न विचारक को ही प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए हर कोई अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता, शोधार्थी विभिन्न देशों की यात्रा नहीं कर सकता है, इसलिए इसको सीमित में हम समझ सकते हैं। ये सबको सर्वसुलभ पद्धति भी नहीं है।
सेकंड ये देखा जाता है कि इस पद्धति की उपयोगिता इस तथ्य से सीमित हो जाती है कि इसके आधार पर किसी संस्था के भूत भविष्य का ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक अन्य पद्धतियों के साथ साथ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में? इसलिए इस पर दो लिमिटेशन है। इन दो लिमिटेशन वजह से इस पद्धति का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। फिर भी कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस पद्धति का प्रयोग करते समय हमें किस किस सावधानियों से सावधानी रखनी जरूरी है। पहला ये है कि अध्ययनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका अध्ययन वास्तविक तथ्यों और घटनाओं पर आधारित हो। कहीं पर भी परंपरागत राजनीति विज्ञान की तरह बिल्कुल यूँ कहें कि नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का, कल्पना का कोई स्थान नहीं है। जो कुछ भी अध्ययन पद्धति में अध्ययन किया जाता है वो फैक्ट और फैक्ट और फैक्ट, किसी प्रकार से अन्य घटनाओं अन्य मूल्यों का ऐसा कोई स्थान इसमें नहीं होता है। सामान्य अनुमान इस पर नहीं लगाया जा सकता। जो भी है वो सत्य होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। ठीक है। सामान्य अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष निकालने के कारण ही मॉन्टेस्क्यू ने ब्रिटिश संविधान के वास्तविक रूप को समझने में भूल की थी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता बतला दिया था उन्होंने। इसलिए सावधानी ये रखनी उनको बहुत जरूरी है कि जो वास्तविकता है उसी बात का ही उल्लेख किया जाए। दूसरा है कि अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण पक्षपात रहित और उदार होना चाहिए। उसे अपने व्यक्तित्व को अवलोकन से अलग रखकर निष्पक्षतापूर्वक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अपनी जो स्वयं की व्यक्तिगत धारणा है, ये स्वयं का जो अवलोकन है, जो स्वयं की जो दशा है, उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। उसको निष्पक्ष होकर पूरी तरह से जो डिसीजन निकाला जाए या निष्कर्ष निकाला गया है उसको पूरी तरह से निष्पक्षतापूर्वक उसका प्रतिपादित करना चाहिए। किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए। उदार तरीके से उसका डिसीजन लिया जाना चाहिए। अपनी रुचि की चीज़ें देख लेने और अपनी रुचि के विपरीत चीज़ों को आंखें बंद कर लेने की आशंका सदैव ही रही है। इस त्रुटि का कारण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा साम्यवादी समाज और राज्य के संबंध में विरोधी बातें भी कही जाती है। इसलिए ये बेहद जरूरी है। तीसरा ये है कि अवलोकन एकांगी और क्षणिक भी नहीं होना चाहिए। जीवन के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र हमेशा चलता रहे और इस संपूर्ण चक्रों को ध्यान में रखकर ये अध्ययन किया जाना जरूरी है। पहले सभी संबंधित और जरूरी तथ्यों को इकट्ठा कर लिया जाना चाहिए और फिर इसका उपरांत पैनी और सूझबूझपूर्ण दृष्टि के आधार पर इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। इसलिए इन तीन सावधानियों को नज़र में रखते हुए अपना अनुसंधान करना चाहिए, अपनी इस अध्ययन पद्धति का समावेश किया जाना चाहिए। तो ये थी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसान में आपको समझ में आई होगी। दूसरी हमारी हिस्ट्रिकल मेथड अर्थात ऐतिहासिक पद्धति। देखिए, यह अध्ययन पद्धति मानती है कि राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जाता वरन वे विकास का परिणाम होती है। कि जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनका कोई निर्माण नहीं किया जाता बल्कि समय के साथ स्वतः ही विकसित होती जाती है, बनती बिगड़ती स्वतः ही, ये विकास का परिणाम है। जिस प्रकार से हमारा मनुष्य का शरीर का जो विकास होता है शिशु अवस्था से बिल्कुल वृद्धावस्था तक, उसी प्रकार से अपन देखते हैं कि ये जो राजनीतिक संस्था है इनका कोई निर्माण नहीं किया जाता बल्कि स्वतः ही विकास के परिणामस्वरूप बनती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। अतः प्रत्येक राजनीतिक संस्था का एक अतीत होता है और अतीत से परिचित होकर ही उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आई बात समझ में? इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए ऐतिहासिक पद्धति का बहुत अधिक महत्व है। गिलक्रास्ट कहते हैं कि इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है वरन ये भविष्य के पथ प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त करने में भी सहायक होता है। यह वह धुरी है जिसके चारों ओर राजनीति विज्ञान के आगमनात्मक और निर्गमनात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं काम करती हैं। ये गिलक्रास्ट स्पष्ट करते हैं। ऐतिहासिक पद्धति की उपयोगिता के कारण ही अरस्तु के समय इस पद्धति का प्रयोग किया गया जाता रहा है और परंपरागत राजनीति विज्ञान में इस पद्धति को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समावेश किया गया है। आप देखेंगे लॉस्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन, इन जैसे सभी विचारकों ने किसी न किसी रूप में इस पद्धति का जरूर उपयोग किया है। ध्यान रखना, कभी भी पूछा जाए कि ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करने वाले कोई 2-4 विचार के नाम बता सकते हैं तो आप इसमें ये जो भी मैंने उपरोक्त नाम लिए अभी, लॉस्की का, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, काम्टे, स्पेंसर, मॉर्गन, इनका आप उल्लेख कर सकते हैं। इस पद्धति में हमें अतीत में झांकने में सहायता प्रदान करती है ये पद्धति कि पीछे क्या हो चुका है। अतीत में जाकर ये देखना कि क्या वर्तमान में ये जो घटना हुई है या जो घटित होने जा रही है क्या ऐसा कभी अतीत में हुआ है
अतीत में अगर हुआ तो किस प्रकार का हुआ, उस समय किस प्रकार के डिसीजन लिए गए, उस समय किस प्रकार का क्या काम हुआ, ये सब देखते हुए वर्तमान में उसको किस प्रकार से तालमेल किया जा सके, इस प्रकार का ये अतीत को देखते हुए आगे चलने वाली एक मेथड है। अतीत के इस आलोक में हम भविष्य के पथ प्रदर्शन के लिए कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए रोस्की कहते हैं कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है। जो भी होल पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स क्या है, पूरा इतिहास का ही दर्शन है। ये पद्धति हमें बतलाती हैं कि राजनीतिक घटनाएं असम्बद्ध रूप से घटित नहीं होती, वरन एक न टूटने वाली श्रृंखला के रूप में आती हैं। ये महान राजनीतिक आंदोलन और विचारों की खोज करती हैं, पूर्व ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की खोज करती है, वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और विचारों की प्रामाणिकता का परीक्षण करने के योग्य बनाती हैं। इस संदर्भ में जिरमन कहते हैं कि भूत का संपर्क ही है जो मनुष्य और समाज को वर्तमान कार्यों के लिए तैयार करता है। वर्तमान जितने ही भौतिक चिंताओं और जटिलताओं के कारण तनावपूर्ण होता जाएगा, उतनी ही भूत से प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए ये अतीत को ध्यान में रखते हुए अतीत में जो निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं उसी को वर्तमान समस्या या चुनौतियों को देखते हुए उसमें किसी प्रकार से क्या समावेश, क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्या समाधान ढूंढा जा सकता है, उसके संदर्भ में भी अपनी सब बातों को उल्लेखित करता है। फिर भी इस पद्धति पर कुछ सीमा है। किस प्रकार की सीमाएँ देखते हैं हम। इस जो पद्धति है इसमें सीजवर्क, ब्राइस, बार्कर, सिले इस पद्धति को गौण स्थान ही प्रदान करने के पक्ष में है। इसको महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं। कारण इस पर लिमिटेशन है किस प्रकार की, तो फर्स्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि जो सीजविक, ब्राइस हैं ये लोग कहते हैं कि प्रत्येक समस्या कुछ विशेष तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम होती है। ये कहते हैं कि जो कुछ भी समस्या बनती है या क्रिएट होती है, प्रॉब्लम है, तो वो कुछ अपनी समय काल की कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, उसके कारण सब कुछ होती है और प्रत्येक समस्या का हल उस समय की परिस्थिति के अनुसार निकाला ही जाए। इसलिए ऐतिहासिक पद्धति वर्तमान भविष्य की सभी समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं हो सकती है। कि आज से कुछ शतक पहले कुछ समस्या हुई थी, आज उसको देखते हुए हम डिस्कशन करना, मतलब उसका डिसीजन करें, तो ये ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। दूसरा ये है कि इतिहास घटनाओं का विवरण मात्र होता है और इसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों और महत्वों का विचार नहीं किया जाता है। लेकिन राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है जिसका कार्य राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक मूल्यों का परीक्षण करना है। अतः इस क्षेत्र में ऐतिहासिक पद्धति की उपयोगिता बहुत अधिक सीमित हो जाती है। ये दो चीज़ों का उसमें उन्होंने लिमिटेशन किया है। फिर भी इस पद्धति को नकारा नहीं सकते। काफ़ी विद्वानों ने इस पद्धति का उपयोग किया है अपने विभिन्न रचनाओं में, अपने विचारों में, तो उसको अपनाया गया है। तो इस पद्धति को अपनाते समय किन किन प्रकार की सावधानियां रखनी भी बेहद ज़रूरी है, तो हम देखते हैं। पहली सावधानी ये है कि ऊपरी समानताओं और सादृश्यों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सोवियत, रूस और चीन की साम्यवादी क्रांति में समानता के बावजूद मौलिक अंतर है। मतलब आप जब क्रांति का अध्ययन करते हैं तो सब क्रांति को एक समान नहीं आंक सकते। हर क्रांति के हर देश की परिस्थितियाँ होती है, उसी के अनुसार उसमें बदलाव आता है। इसलिए समानता और सादृश्य के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है हमें। सेकंड ये है कि अपने पूर्व कल्पित विचारों का इतिहास द्वारा समर्थन ढूंढने के प्रलोभन से बचना चाहिए। अध्ययनकर्ता का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरी बात बताइए कि वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक समस्या का हल अतीत के आधार पर ही हल करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई बात पहले किसी खास ढंग से हो चुकी है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वर्तमान में भी उसी ढंग से होगी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी घटना घटित हो तो पीछे देखो कैसी कब कब हुई और फिर उसका पता लगा कर फिर हम ढूंढें, ये कोई बात उपयुक्त सही ढंग से नहीं बैठती है। ठीक है, इसलिए इस बात का हमेशा सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, ये कहावत अर्ध सत्य है और इसके अनेक अपवाद भी होते हैं। इस संबंध में गैटल कहते हैं कि इस प्रणाली का प्रयोग करते समय सामग्री की छांट और विश्लेषण की ओर और पक्षपात को त्याग करके ही ध्यान दिया जाना चाहिए। एकत्रित किए गए तथ्य ठीक होने चाहिए और उनके ऊपर आधारित युक्ति साफ और तर्कसंगत होनी चाहिए, तब जाके ये सही हो सकता है। ठीक है, तीसरी है हमारी तुलनात्मक पद्धति, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता आया है कॉम्पेरेटिव मेथड। क्या होती है कॉम्पेरेटिव मेथड, देखते हैं। ये जो कॉम्पेरेटिव मेथड अर्थात तुलनात्मक जो पद्धति है, ये ऐतिहासिक पद्धति की पूरक है। जो ऐतिहासिक पद्धति है, हिस्ट्रिकल मेथड है, उसकी एक पूरक के रूप में उसको देखा जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययनकर्ता विभिन्न राज्यों, उनके संगठन, उनकी नीतियों और कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक देश की राजनीतिक व्यवस्था का दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलनात्मक अध्ययन, वहाँ की विधेयी संस्था, वहाँ की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वहाँ के दबाव समूह, वहाँ के हित समूह, वहाँ के अन्य जो भी लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनका सबका
किसी न किसी प्रकार से संगठन में, नीति में, कार्यों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये बेहद आसान एक अध्ययन पद्धति है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर सामान्य राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने किया था। सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति का जो अध्ययन किया था या उसकी शुरुआत की थी वो अरस्तु ने की थी। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि तुलनात्मक पद्धति के जनक कौन है तो अरस्तु का नाम लिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में मॉन्टेस्क्यू, सर हेनरी मैन, डी टॉकविल, ब्राइस आदि विद्वानों ने भी इस पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। कहा जाता है कि अरस्तु ने लगभग 158 देशों का संविधानों का अध्ययन किया था। आप देखेंगे कि अरस्तु जो हमारे राजनीति विज्ञान के पिता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। आप देखेंगे उन्होंने जब उस समय की बात कर रहा हूँ जो करीबन आज से 2300-2400 वर्ष पुरानी बात है, उस समय भी उन्होंने इस पद्धति का समावेश करके विश्व के 158 देशों के संविधानों का, राज्यों के संविधानों का उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और कंपैरेटिव स्टडी करके उन्होंने ये डिस्कशन निकाला तथा विभिन्न देशों में ये जो उस समय विशेषकर ध्यान दिया था क्रांति का कि एक देश में क्रांति, अन्य देश में क्रांति जो होती है उन क्रांतियों का क्या कारण है। तो इनकी तुलना के बाद क्रांति के कारणों की विवेचना की और सर्वोत्तम विधान के संबंध में निष्कर्ष निकाले कि संवैधानिक शासन, सर्वोच्च शासन किस प्रकार से उसके अपने कुछ निष्कर्ष प्रतिपादित किए गए। मॉन्टेस्क्यू ने फ्रांसीसी संविधान की ब्रिटिश संविधान से तुलना करते हुए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की रचना की। ब्राइस ने भी प्रवेशनात्मक पद्धति के साथ साथ तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए उस आवश्यक सामान्य परिस्थितियों का निर्माण किया। डॉक्टर हर्मन फाइने ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार की रचना की। इस पद्धति के आधार पर उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं को इस पद्धति की बहुत बड़ी सहायता मिली थी। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति ने भी विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया और उसमें ये देखा कि हमारे देश के लिए कौन से उपयुक्त व्यवस्था हो सकती है और कौन सा कोई अनुबंध या उपबंध ऐसा अपनाए जो हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे देश की परिस्थिति को अनुकूल हो। तो आप देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इस पद्धति का उपयोग किया। ठीक है, उन्होंने विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को ही भारतीय संविधान में संजो दिया गया। ठीक है, तो ये राजनीति विज्ञान के लिए तुलनात्मक पद्धति बेहद महत्वपूर्ण है। फिर भी इसकी भी कुछ सीमा है, इस पर भी कुछ लिमिटेशन है। किस प्रकार से देखते हैं। कई बार भ्रमवश असमान संस्थाओं के बीच तुलना की जाती है। इसके अतिरिक्त यदि तुलना करते समय संबंधित सामाजिक और आर्थिक वातावरण तथा मानव स्वभाव को ध्यान न रखा जाए तो तुलना के परिणाम स्वरूप भ्रमपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू के साथ ऐसा ही हुआ। उसके द्वारा इंग्लैंड के नागरिकों की स्वतंत्रता का कारण शक्ति विभाजन सिद्धांत बतलाया गया, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि इंग्लैंड में शक्ति विभाजन सिद्धांत कभी भी अपनाया ही नहीं गया था। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक रूप से जो समान संस्थाएं उनमें ही तुलना की जाए, असमान संस्थाओं में कभी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए किसी प्रकार को भ्रम न पालें। क्या क्या सीमा है एक एक करके देखते हैं। पहला ये है कि तुलनात्मक पद्धति को अपनाते समय समानताओं के साथ असमानताओं को भी ध्यान किया जाना चाहिए। केवल ये नहीं होता है कि केवल अपन एक ही पक्ष की तुलना करें, बल्कि ये भी तुलना करनी चाहिए कि कौन कौन सी समान है और कौन कौन सी संस्थाएं में जो अपन कंपेयर करते हैं वो असमानता दिखाई देती हैं। ठीक है, परिणाम निकालने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत और इंग्लैंड के प्रजातंत्रों की तुलना करते समय भारत में जातिवाद, धार्मिक भिन्नता और आर्थिक पिछड़ेपन, इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि तुलना समान पक्षों में की जाती है, असमान पक्षों में बिल्कुल नहीं की जा सकती है। और असमान पक्षों में जब तुलना की जाती है तो वही मॉन्टेस्क्यू वाली स्थिति बन जाती है। इसलिए जब भी अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो परिस्थितियाँ, कंडीशन सब समान देखते हुए उसको अध्ययन करना जरूरी है। समान होगी तो आपका निष्कर्ष सत्य होगा, नहीं तो फिर उसमें किसी प्रकार की सत्यता दिखाई नहीं देती है। सेकंड ये है कि अध्ययनकर्ता को मानव स्वभाव और समय विशेष की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति को भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि किन्हीं विशेष संस्थाओं का स्वरूप और सफलता इन्हीं पर निर्भर करती है। तीसरा ये है कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए ऐसे राज्यों और संस्थाओं को भी चुना जाना चाहिए जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समान रही हो, उनमें अंतर भी अधिक न हो। और चौथा ये है कि तुलनात्मक अध्ययन निष्पक्षता और तटस्थ वैज्ञानिक भावना के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि निष्कर्ष में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण हमने देखा कि एक हमारी पर्यवेक्षणात्मक पद्धति, दूसरी ऐतिहासिक पद्धति और तीसरी है तुलनात्मक पद्धति, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन किया। उसमें उसकी पद्धति के स्वरूप के बारे में, उसकी सीमाओं के बारे में कि हमें और किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हम इन पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए।